लेकिन असल में ये पन्ना भारत की, आप कह सकते हैं, 70 साल की आर्थिक यात्रा का एक नक्शा है। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। आपने नक्शा शब्द का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ तारीखें और योजनाएं नहीं है। नहीं, ये भारत की बदलती सोच की कहानी है। हर पंचवर्षीय योजना उस समय के भारत के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश थी। अच्छा, मतलब हमें पहले पेट भरने पर ध्यान देना चाहिए या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। हम इसी कहानी के उतार चढ़ाव को देखेंगे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। हम यहाँ साफ लिखा है, मॉडल था हेराल्ड डोमर और जोर था कृषि पर, भाखड़ा नांगल जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स। और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही जरूरी कदम था। बिल्कुल। सोचिए, देश का बंटवारा अभी अभी हुआ था, अनाज की भारी कमी थी। हाँ। तो किसी भी बड़े सपने से पहले करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा वो पहली प्राथमिकता थी। हेराल्ड डोमर मॉडल भी तो यही कहता है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कितनी कुशलता से निवेश करते हैं। तो सारा निवेश कृषि में गया उस समय के लिए। हाँ, लेकिन फिर सिर्फ 5 साल बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दूसरी योजना 1956 से 61। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब सारा ध्यान भारी उद्योगों पर है। पीसी महालनोबिस का मॉडल, ये तो मतलब 180 डिग्री का यू टर्न लगता है। कृषि से सीधे भारी उद्योग। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। आप इसे नेहरूवादी समाजवाद का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अच्छा, महालनोबिस का मानना था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपना औद्योगिक आधार खुद बनाना होगा। मतलब स्टील, मशीनें, बिजली, जो विकास की नींव हैं। बिल्कुल। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के स्टील प्लांट, वो सब इसी सोच की देन है। ये एक दाव था कि कुछ समय के लिए हम उपभोक्ता वस्तुओं की परवाह नहीं करेंगे, बस देश की औद्योगिक ताकत बनाएंगे। और इसी दाव ने अगले कई दशकों तक भारत की दिशा तय कर दी। लेकिन ये बड़े सपने जल्दी हकीकत से टकराए। तीसरी योजना 1961 से 66। लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, पर ये योजना तो बुरी तरह से फेल हो गई। हाँ, वजह भी बहुत बड़ी थी। 1962 में चीन से युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध और फिर भयानक सूखा। तो सब कुछ एक साथ हो गया। बिल्कुल। ये भारत के योजनाकारों के लिए एक रियलिटी चेक था। इसने दिखाया कि सिर्फ कागज पर योजनाएं बनाना काफी नहीं होता। और इसी संकट से एक नया रास्ता निकला। तीसरी योजना के विफलता के बाद 3 साल का योजना अवकाश आया। प्लान हॉलिडे 1966 से 99। हाँ। और ये कोई छुट्टी नहीं थी, ये रणनीति पर दोबारा सोचने का समय था। इसी दौरान खाद्य संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की नींव रखी गई। यानी संकट ने एक नया अवसर पैदा कर दिया। बिल्कुल। एक तरह से पहली योजना के कृषि पर जोर देने वाले विचार की वापसी हुई, लेकिन इस बार ज्यादा तकनीक और विज्ञान के साथ। ठीक है, तो अब हम योजनाओं के दूसरे दौर में आते हैं। 5वीं योजना 1974-78। इसका नारा आज भी सबको याद है, गरीबी हटाओ। हाँ, ये भारतीय आर्थिक सोच में एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार गरीबी को सीधे निशाने पर लिया गया। हाँ, इससे पहले माना जाता था कि विकास होगा तो उसका फायदा रिस कर गरीबों तक अपने आप पहुंच जाएगा, जिसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। गरीबी हटाओ ने सोच को चुनौती दी कि नहीं, हमें इंतजार नहीं करना है, हमें सीधे गरीबी पर हमला करना होगा। लेकिन ये योजना भी तो पूरी नहीं हो पाई थी। नहीं, राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये 1978 में ही खत्म कर दी गई। और फिर जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान का एक नया प्रयोग किया। तो 70 का दशक काफी उथल-पुथल भरा रहा, आर्थिक प्रयोगों का भी दौर था। बिल्कुल। लेकिन फिर 80 के दशक में हम वापस पारंपरिक योजनाओं पर लौट आए और असली धमाका हुआ 8वीं योजना में 1992 से 97। हाँ, LPG सुधार। ये 3 अक्षर आज भी हम सुनते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? 40 साल तक एक बंद अर्थव्यवस्था चलाने के बाद अचानक से ये सब, ये तो मतलब किसी चलते हुए जहाज का इंजन बीच समुद्र में बदलने जैसा था। आपकी ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और वो इंजन इसलिए बदला गया क्योंकि पुराना इंजन फेल हो गया था और जहाज डूबने वाला था। मतलब कोई विकल्प नहीं था। कोई विकल्प नहीं था। 1991 में भारत एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट में था। हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। बाप रे। उस संकट ने हमें मजबूर किया। LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण उसी मजबूरी की देन थे। लाइसेंस राज खत्म हुआ, बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए।
और इसीलिए इसे एक सफल योजना माना जाता है। हाँ, क्योंकि इसने भारत की अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाया और एक नई विकास की पटरी पर डाल दिया। और इसके बाद की योजनाएं जैसे 9वीं में सामाजिक न्याय, 11वीं में समावेशी विकास, सब इसी नई पटरी पर आगे बढ़ रही थी। बिल्कुल। अब जोर सिर्फ विकास दर पर नहीं था, बल्कि इस पर था कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे। और फिर आती है 12वीं योजना, जो आखिरी साबित हुई 2015 में। 65 साल पुराने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना दिया गया। एक युग का अंत। हाँ, एक युग का अंत। ये केंद्रीकृत योजना के युग का अंत था। नीति आयोग का गठन इस सोच का प्रतीक है कि अब शायद दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक जैसी योजना बनाना कारगर नहीं है। तो मतलब एक ज्यादा लचीला मॉडल चाहिए। हाँ, एक थिंक टैंक जैसा मॉडल जो सरकार को सलाह दे, आदेश नहीं। तो इस 65 साल की मेहनत का नतीजा क्या निकला? तो सोचने वाली बात ये है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां एआई और क्लाइमेट चेंज जैसे नए संकट हैं, क्या नीति आयोग जैसा लचीला थिंक टैंक मॉडल भारत का मार्गदर्शन करने के लिए बेहतर है, या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के उस पुराने ढांचे में जो एक लंबी अवधि की सोच और राष्ट्रीय दिशा तय करने की ताकत थी, हमने उसे खो दिया है?